हाय फ्रेंड्स, एडुअर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 उतना इरिलेवेंट था, उतना महत्वपूर्ण नहीं था, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था ठीक से, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। चलिए, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए कि एनसीईआरटी में आपको एक बात बता दूं कि बहुत ऐसे टर्म है जो मतलब इसमें मिल सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैं उतना ही बता रहा हूं या उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता रहा हूं। क्योंकि कोई भी, जैसे कि आगे हम देखेंगे कि एवरेस्ट हो गया तो ये हिमालय का पार्ट है, तो हिमालय के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो 2-3 क्लास चल सकती है प्रॉपर, लेकिन मैं प्रॉपर इस क्लास को 2-3 क्लास नहीं करूंगा। जो एनसीईआरटी दिया हुआ है बस मैं उतना ही आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो चलिए हम अब चलते हैं अपने। देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, परि मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा पृथ्वी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है जीवमंडल। ओके, जीवमंडल दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक आपको जीवमंडल किससे मिलके बनता है। तो आपको ये देखिए कि एक होता है भूमंडल, एक होता है वायुमंडल, एक होता है जलमंडल। तो ये मेरा हो गया आपको भू मंडल। ठीक ठीक, दूसरा हो गया मेरा, ये हो गया जल मंडल, जल मंडल, और ये हो गया वायुमंडल। ओके, अब देखिए भूमंडल का मतलब होता है कि जो पृथ्वी का कठोर भाग है जिस पर जीव जंतु मतलब कि रहता है, या कठोर भाग को हम क्या बोलते हैं, भूमंडल बोलते हैं। वायुमंडल पृथ्वी का जो वायुमंडल वायु होता है, वायु वाला जो भाग होता है जिसमें क्षोभमंडल, समताप मंडल ये सब आता है, उसको वायुमंडल कहते हैं। आप पृथ्वी का जो जल राशि वाला क्षेत्र है, जहां जहां मतलब कि जो समुद्र है, महासागर है, उसको क्या बोलते हैं, जलमंडल। तो एक ऐसा क्षेत्र जहां पे तीनों मिल रहा हो, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन हो, जल मंडल भी हो, भूमंडल भी हो और आपको वायुमंडल भी हो, तो उस तीनों क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीव मंडल बोलते हैं। क्लियर, जीव मंडल बोला जाएगा। वही यहां पर दिया है। भूमंडल का मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। उसके बाद एक टर्म है एवरेस्ट। अब देखिए एवरेस्ट क्या है, तो आपको हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को क्या नाम है, एवरेस्ट बोला जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। अब देखिए इस एवरेस्ट जो हिमालय का एक सबसे ऊंची चोटी है, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में भी एवरेस्ट के बहुत मतलब कि हिमालय का बहुत सारा पार्ट है जिसको अलग अलग, लेकिन प्रॉपर हम क्या देख रहे हैं, एनसीईआरटी में एवरेस्ट दिया हुआ है। तो देखिए एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो कभी पूछ दे कि सागर माथा कहाँ जाना जाता है, तो नेपाल में एवरेस्ट को जाना जाता है। सागर माथा का मतलब होता है सागर माथा मतलब आकाश का क्या होता है, सर। ठीक है, आकाश का माथा मतलब हम लोग बोलते हैं तुम्हारा माथा खराब है, यानी कि सर खराब है। ओके, और देखिए तिब्बत में बोला जाता है चोमो लुंगमा, चेमो लुंगमा बोला जाता है। चेमो लुंगमा का अर्थ होता है ना, ये चेमो लुंगमा इसका प्रॉपर अर्थ होता है पहाड़ों की देवी। आई बात समझ में? तो तिब्बत में क्या बोला जाता है एवरेस्ट को, चेमो लुंगमा। और ये तिब्बत जो है ना नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। तो कभी पूछ दे कि तिब्बत जो है किन दो देशों के बीच स्थित है, तो नेपाल और तिब्बत के बीच में। नेपाल और तिब्बत यानी कि वही चाइना हो गया, क्योंकि अभी तिब्बत पर किस किस देश का अधिकार है, चाइना का अधिकार है। अब देखिए कौन कौन व्यक्ति थे जो एवरेस्ट का फतह किए। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा, ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। आई बात समझ में? यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन व्यक्ति थे, तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे, और दूसरे भारत के तेंजिंग शेरपा थे। एक्चुअली क्या होता है, जो पहाड़ों की चढ़ाई करने वाले व्यक्ति होता है ना, उसको शेरपा बोला जाता है। और शेरपा नेपाल में एक प्रॉपर मतलब लोग ही होते हैं जो इसका चढ़ाई करने में मदद करते हैं। आई बात समझ में? यानी जिसको भी चढ़ना होता है ना, तो शेरपा के साथ ही वो लोग एवरेस्ट का फतह करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो पुरुष हो गया कि पहला व्यक्ति कौन था, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा थे। लेकिन विश्व की पहली कौन महिला थी जो आपको एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो उस महिला का नाम है क्या है, जुंको
ताबेई, जिनको ताबेई थे, जो विश्व की मतलब प्रथम महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, वो व्यक्ति कहाँ, वो मतलब महिला कहाँ की थी, जापान की थी। तो भारत के पहले व्यक्ति कौन थे, तो आपको पता है कौन, तेंजिंग शेरपा। लेकिन भारत की पहली महिला कौन थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल भारत पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं। अब देखिए हम महाद्वीप की बात करते हैं, ठीक है। ये है महाद्वीप, ठीक है। महाद्वीप क्या होता है, एक सेकंड। महाद्वीप मतलब कि स्थल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, पानी से। तो अब देखिए यहाँ दो टर्म आता है, एक आ रहा है द्वीप, दूसरा आपको मिलेगा प्रायद्वीप। क्या मिलता है, प्रायद्वीप। तो द्वीप का अर्थ हो गया कि एक ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। किससे घिरा हो, चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको क्या बोलेंगे, आइलैंड बोला जाता है, आइलैंड, ठीक है। तो पूरे विश्व क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरा है, तो उसको क्या बोला जाता है, आइलैंड बोला जा रहा है। प्रायद्वीप क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे हमारा इंडिया है तो भारतीय प्रायद्वीप बोला जाता है। तो अब देखिए कि ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोला जाता है। तो इधर देखिए भारत के पश्चिम साइड में अरब सागर, पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या हो गया मेरा, हिंद महासागर, हिंद महासागर हो गया, ठीक है। तो ये तीन तरफ से घिरा, इसी को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोला जाता है। तो तीनों में आप द्वीप प्रायद्वीप में आप अंतर समझ गए। तो अब देखिए पूरे विश्व में है महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो आपको एशिया, दूसरा पर अफ्रीका, तीसरा पर उत्तर अमेरिका, चौथा पे दक्षिण अमेरिका, पांचवा पे अंटार्कटिका, छठा पे यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो आप 7 महाद्वीप का याद रखिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक दो साल पहले एक दो साल नहीं, लगभग 3-4 साल पहले एक और महाद्वीप का खोज किया गया था। यानी कि अब विश्व में टोटल कितने महाद्वीप है, तो 8 महाद्वीप है, आपको आइडिया होना चाहिए। और ये 8वां महाद्वीप कौन है, इसको बोलते हैं जीलैंडिया, ठीक है। ये प्रशांत महासागर में अफ्रीका के पूर्वी साइड में एक मतलब डूबा हुआ क्षेत्र है। ये क्या है, एक ऐसा महाद्वीप है जो समुद्र के अंदर डूबा हुआ है। आई बात समझ में, उसको क्या बोलते हैं, जीलैंडिया। अब आपको पता है कि अब मान लीजिए कभी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कोई कि जीलैंडिया महाद्वीप में क्यों डूबा हुआ है, तो आपको पता ही है कि ऐसा मतलब कोई भी जो चीज होता है वो पानी में क्यों डूबता है। तो अगर पानी का घनत्व मतलब किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, डूब जाएगा। तो पहले जीलैंडिया तो स्थल पे था, लेकिन हो सकता है कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ हो, यानी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो, और नीचे का जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी पर धीरे धीरे आते गया हो, और इसका क्या हुआ हो, मतलब इसका घनत्व बढ़ गया हो और इसके कारण डूब गया। दूसरा क्या हो सकता है कि सी लेवल बढ़ गया हो, यानी कि समुद्र, आपको पता ही है कि अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो बहुत ऐसा क्षेत्र है जो समुद्र के अंदर डूब रहा है। आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया ने अपनी जो राजधानी थी नुसांतरा कर दिया है। क्यों, क्योंकि जो जकार्ता उसकी राजधानी थी, मतलब नुसांतरा करने वाला है, जकार्ता राजधानी चेंज कर रहा है क्योंकि धीरे धीरे वो आइलैंड डूब रहा है। आपको एक हैती जगह है प्रशांत महासागर में, वहां पे भी उसका छोटा छोटा एक दो आइलैंड है जिसको खाली करा गया है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो डूब गया। तो हो सकता है कि जीलैंडिया भी एक समय में ग्लोबल वार्मिंग हुआ हो और सी लेवल बढ़ गया हो ज्यादा, और इसके कारण क्या हुआ, वो डूब गया। चलिए, तो इसको आप याद रखें कि 8वां महाद्वीप का क्या नाम है, जीलैंडिया। अब आइए हम एशिया के बारे में देखते हैं कि एशिया से क्या क्या फैक्ट है। तब एशिया, आपको पता है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ओके। और ये किस में है, तो आपको पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और एशिया से ही कर्क और विषुवत रेखा दोनों गुजरती है। आई बात समझ में, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 और 0 डिग्री विषुवत रेखा दोनों कहां से गुजरती है, एशिया से होकर गुजरती है। और आपको एक और पता होना चाहिए कि जो यूराल पर्वत है रसिया में, ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। कौन सा, आप कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, उसका क्या नाम है, यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत। उसके बाद आप देखिए कि एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है, ठीक, एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है। तो ये देखिए, ये मेरा हो गया कौन सा,
ये हो गया अफ्रीका, अफ्रीका। और इधर ना ये ऐसे आ करके और ये ऐसे, ये हो जाता है मेरा आपको लाल सागर। ठीक है, तो ये लाल सागर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। कौन सा? लाल सागर और स्वेज नहर। तो आपको पता होना चाहिए कि लाल सागर और इस ऊपर में है भूमध्य सागर, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को एक साथ मिलाया गया, किस नहर का निर्माण किया गया? तो 1869 में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। तो 1869 याद रखिएगा कि लाल सागर का निर्माण 1869 में किया गया था। और उसी लाल सागर के कारण आपको तो मतलब स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था? तो 1869 में किया गया था। और इसी स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है, तो ये स्वेज नहर ही है और लाल सागर जो है आपको एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक टर्म आता है आपको बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि जो है ना एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करता है। अब सोचिएगा कौन सा पार्ट है? तो देखिए आपको मैं एक स्लाइड आगे ले रहा हूं जिससे थोड़ा सा हमको स्पेस मिल जाएगा। ये मान लीजिए, ये देखिए, ये ना ये रसिया है और रसिया का ना एक आता है पार्ट कमचाटका प्रायद्वीप, इसको बोलते हैं कमचटका, कमचटका प्रायद्वीप। ठीक है, और इधर एक है आपको उत्तर अमेरिका, इसको बोलते हैं अलास्का। अलास्का किसका राज है? तो अमेरिका का राज है, लेकिन 1976 के पहले ये रसिया का था और रसिया ने बहुत पैसा लेकर के उसको क्या किया? अमेरिका को बेच दिया। तो आपको पता होना चाहिए यही जो पार्ट है इसी के अंदर के एक जल संधि है, जल संधि। अब देखिए दो दो टर्म आता है, एक आता है जल संधि, एक आता है स्थल संधि, स्थल संधि। तो जल संधि क्या होता है? तो देखिए जल का एक संकरा भाग, ध्यान रखिएगा, जल का एक संकरा भाग जो दो विशाल जल राशि को एक दूसरे से जोड़ रहा हो। जल का एक संकरा भाग जो दो विशाल जल राशि को एक दूसरे से जोड़ रहा हो उसको क्या बोलते हैं? जल संधि। और ये भी आप बोल सकते हैं कि दो स्थल भाग को अलग कर रहा हो। तो ये जो है यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए? तो ये है आपको कौन सा संधि? ये है आपको बेरिंग जल संधि। अब बेरिंग जल संधि जो है ये किसको किसको जोड़ता है? तो इधर देखिए यहाँ है आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, और इधर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक, तो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि। लेकिन किसको किसको अलग करता है? तो इधर ये वाला कमचटका प्रायद्वीप हो गया, तो कमचटका यानी रसिया के पार्ट यानी एशिया को, और इधर अलास्का यानी उत्तर अमेरिका को अलग करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि। स्थल संधि होता है कि स्थल का एक पार्ट जो दो स्थल के भाग को एक दूसरे से जोड़ रहा हो। जैसे यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये हो गया उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और यहां पर आपको एक हो गया कौन सा? साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को जो जोड़ता है ना ये स्थल संधि है, इसी को बोलते हैं पनामा स्थल संधि। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या एशिया में कुछ पढ़ना है। तो वो हो गया। अब बेरिंग जल, अब यही जो बेरिंग जल संधि था ना जो हमने पढ़ा, तो ये बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। यहीं से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का अक्षांश देशांतर पूछा जाए कितना होता है? तो ये कितना हो जाएगा आपको? 180 डिग्री। यानी यहीं से 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरता है? तो बेरिंग जल संधि से गुजरता है। क्लियर? और ये छोटा पूछ देगा कि किसको किसको जोड़ता है। तो एक देखिए ऊपर में है आर्कटिक महासागर का एक छोटा सा सागर है जिसको बोलते हैं चुकची सागर, चुकची सागर। ओके, और नीचे है आपको बेरिंग सागर, बेरिंग सागर इन दोनों को जोड़ता है। क्लियर? अब आते हैं हम यूरोप में। यूरोप में तो आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। अब देखिए यूरोप से कौन सा वृत्त गुजरता है? तो ये हमारा अगर मान लीजिए हो गया
तो ये हो गया 0 डिग्री। और ये ना 66.5 डिग्री होता है। आर्कटिक वृत्त को क्या बोलते हैं? 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये आर्कटिक वृत्त होता है ना, ये 66.5 डिग्री यानी यूरोप से होकर गुजरता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको आर्कटिक। और ये हो गया 3 ओर से जल से घिरा है। तो आपको पता ही है, आप जब मैप देखिएगा तो 3 ओर से ये जल से घिरा हुआ है। उसके बाद यूराल पर्वत, काकेकस पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो ये भी ध्यान रखिए कौन कौन सा है, एक यूराल पर्वत जो रसिया में है, और काकेकस पर्वत जो आपको तुर्की और ये ईरान इराक वगैरह के आसपास जब देखिएगा तो उन सब क्षेत्र में काकेकस पर्वत आता है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। प्रायद्वीप किसको बोले? ऐसा क्षेत्र स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो। किससे हो घिरा हो? 3 ओर से जल से घिरा, उसको प्रायद्वीप बोला जाता है। तो एक तो द्वीप खुद ही, एक तो महाद्वीप खुद जल से घिरा हुआ है, उस महाद्वीप में भी एक ऐसा महाद्वीप जो जल से भी घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं आपको? मतलब 3 ओर से घिरा हुआ है। तो यूरोप महाद्वीप को मतलब क्या हो गया? ये इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोलते हैं, क्योंकि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। और यूरोप जो महाद्वीप है, तो उस यूरोप महाद्वीप में जो एल्ब्रुज पर्वत है, एल्ब्रुज जो चोटी है यूरोप के सबसे ऊंची चोटी है। और जो वोल्गा नदी है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। एक बुक है गंगा टू वोल्गा, कि भले वोल्गा टू गंगा यानी वोल्गा से गंगा, तो वोल्गा क्या है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी को क्या बोलते हैं? वोल्गा बोलते हैं। अब भारत की सबसे लंबी नदी को क्या बोलते हैं? तो गंगा बोलते हैं। ठीक है। अब विश्व की सबसे लंबी नदी को तो अमेजन बोलते हैं। तो अभी आएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। अब देखिए आते हैं हम किस महाद्वीप पर? अफ्रीका महाद्वीप। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, तो ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ध्यान रखिए क्या है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों होकर गुजरती है, यानी कि एक ऐसा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं पार करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अफ्रीका महाद्वीप बोला जाता है। एक ऐसा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं पार करती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, उसको क्या बोलते हैं? आपको अफ्रीका महाद्वीप। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, इसको ध्यान में रखिएगा। विश्व का सर्वाधिक गर्म तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में ही है। एशिया के द्वारा मतलब कि एशिया मान अफ्रीका के घास के मैदान को, तो उष्ण घास के मैदान को सवाना बोलेंगे, और शीत घास के मैदान को वेल्ड बोला जाता है। ठीक है, उष्ण घास के मैदान को वेल्ड नहीं। यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये शीत घास का मैदान है। अफ्रीका और एशिया, ये उष्ण घास के मैदान को भी क्या बोलते हैं? वेल्ड बोला जाता है। यहाँ गलत लिखा गया है, उसको क्या होना चाहिए? शीत घास के मैदान को क्या बोलते हैं? वेल्ड बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको सुधार लीजिएगा। अब उत्तर अमेरिका तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये पनामा स्थल संधि को दक्षिण अमेरिका से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन अब थोड़ा सा हम आपको एक चीज बता रहे हैं, क्या? तो ये अफ्रीका मतलब कि नील नदी के बारे में। तो थोड़ा सा आप नील नदी जो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी है। ठीक, तो उस नील नदी के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। अब देखिए अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। क्लियर। अब अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। तो नील नदी के बारे में देखिए, तो ये इसकी उत्पत्ति थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो ये देखिए मानते हैं कि ये हो गया हमारा नील नदी का जो निर्माण होता है ना, ये दो धाराओं के मिलने से होता है। तो एक नील नदी जो निकलती है ये विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन झील? विक्टोरिया। बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग, कौन सा? विक्टोरिया झील से निकलती है। और दूसरा जो है नील, ये निकलती है इथोपिया के पठार से। इथोपिया का पठार। तो जो आपको जो विक्टोरिया से निकलती है नील, उसको बोलते हैं हम व्हाइट नील। व्हाइट नील। और जो इथोपिया के पठार से निकलती है उसको बोलते हैं ब्लू नील। ब्लू नाइल। ठीक है, ये दोनों जा करके एक दूसरे से जहां पे मिलती है उस जगह को बोलते हैं खार्तूम। क्या बोलते हैं? खार्तूम। तो ब्लू नील और व्हाइट नील ये दोनों एक दूसरे से कहां पे मिलती है? तो खार्तूम के पास। और खार्तूम से मिलने के बाद ही इसका नाम क्या पड़ता है? नील नदी पड़ता है। क्या पड़ता है? नील
नदी पड़ता है। अब देखिए नील नदी जब है तो नील नदी के पास ना तो मिस्र में एक बांध का निर्माण किया गया। कौन सा? ये मिस्र हो गया, क्योंकि आपको पता है कि मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। तो मिस्र में एक बांध का निर्माण किया गया नील नदी पर, उसको बोलते हैं अस्वान बांध। अस्वान बांध, क्लियर? नील नदी पर अस्वान बांध। इससे ना एक झील का निर्माण हो जाता है, कृत्रिम झील, और इस झील को बोलते हैं हम नासिर झील। क्या बोलते हैं? नासिर झील, क्लियर? नासिर झील। इससे कौन सा झील का निर्माण हुआ? कृत्रिम नासिर झील का निर्माण हुआ। और नासिर झील का मतलब है जो है ये उत्तरी सूडान, यानी सूडान में आप देखेंगे दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, तो उत्तरी सूडान में आपको नासिर झील का देखने को मिलेगा। उसके बाद ये नील नदी जा करके कहां गिर जाती है? भूमध्य सागर में, यानी कि आपको मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। भूमध्य सागर में क्या करती है? गिर जाती है। तो ये जो है ना एक त्रिभुजाकार आकृति में डेल्टा बनाती है। तो इस नील नदी जो डेल्टा बनाती है तो किस आकृति में बनाती है? तो उसको बोलते हैं चपाकार डेल्टा। चपाकार डेल्टा, क्लियर? तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? नील नदी के बारे में टोटल मैंने बता दिया कि जो व्हाइट नील है वो विक्टोरिया झील से निकलती है, और आपको ब्लू नील है जो आपको कहां से निकलती है? इथोपिया के पठार से निकलती है। ये दोनों जाकर के खार्तुम के पास मिलती है। तो मुख्य धारा क्या कहलाती है? नील नदी। और ये मिस्र में आपको एक बांध का निर्माण किया गया नील नदी पर, जिस बांध का क्या नाम है? आसवान बांध। और वहां पे एक कृत्रिम नासिर झील का निर्माण होता है। फिर वही नील नदी आपको भूमध्य सागर में बहुत सारा डेल्टा का निर्माण करती है, एक त्रिभुजाकार। उस कौन सा डेल्टा है? इसको बोलते हैं चपाकार डेल्टा, क्लियर? अब देखिए जब हम बोले थे कि अफ्रीका में तीनों, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और विषुवत रेखा भी, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। तो अब देखिए कि मकर रेखा को ना, आपको पता होना चाहिए कि मकर रेखा को ये हो गया, आपको मान लीजिए मकर रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है? तो मकर रेखा को एक नदी काटती है 2 बार। उस नदी को क्या बोलते हैं? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा, सॉरी, मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्या बोलते हैं? लिम्पोपो नदी, क्लियर? और ये जा करके कहां पे गिरती है? तो ये आपको हिंद महासागर में मापुतो की खाड़ी, मापुतो की खाड़ी में अपने जल को क्या करती है? गिरा देती है, क्लियर? उसके बाद एक आता है आपको विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा ये हो गया। तो विषुवत रेखा को भी एक नदी है जो 2 बार काटती है। इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी, जायरे नदी। ये आपको क्या करती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है? क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए। और आता है कर्क रेखा को, यहां पर तो कोई नहीं काटती है, लेकिन कर्क रेखा को भारत में एक ऐसी नदी है जो 2 बार काटती है, और उसका नाम है माही नदी। कौन? माही। यानी माही ही जो है कर्क रेखा को भारत में आपको क्या करती है? 2 बार काटती है। तो ये आपको क्या हो गया? मतलब प्रॉपर नदी से रिलेटेड जो फैक्ट था मैंने स्पेशल बता दिया। अब आते हैं हम फिर से अपने टॉपिक पे। अब देखिए दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका विषुवत रेखा और मकर रेखा दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, ठीक है? और एंडी जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो ये आपको हो गया, आपको मान लीजिए ये हो गया आपको कौन सा? दक्षिण अमेरिका। तो इसके पश्चिमी तट पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको क्या बोलते हैं? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत बोला जाता है। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है? और ये बलित पर्वत है। और किसके तट पे ये बसा हुआ है? तो प्रशांत महासागर के तट पे बसा हुआ है। इधर से दो प्लेट एक दूसरे से जब टकराया तो बलित पर्वत किसका? एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। अब देखिए अमेजन नदी बेसिन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए एक अमेजन नदी है, क्लियर? अमेजन नदी, क्लियर? तो जो अमेजन नदी है ये आपको कहां से? तो एंडीज पर्वत से निकलता है।
और ये बेसिन यानी कि मतलब कि बहुत बड़े क्षेत्र में, यानी कि सबसे बड़ी पूछेगा, बहुत बड़े क्षेत्र की नदियों को मतलब बेसिन को अपने में समाहित करते हुए कहां जाके गिरती है, तो ये अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। क्या नाम है? अमेजन नदी। अमेजन नदी। तो पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो अमेजन नदी। लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी तो कौन सा हो जाएगा? नील नदी। आपको पता है मैंने क्यों नील नदी? नील नदी कितना 5500 किलोमीटर लंबी है। क्लियर। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये द्वीपीय महाद्वीप है। द्वीपीय महाद्वीप क्यों बोले? कि एक ऐसा महाद्वीप जो चारों तरफ से पानी से घिरा, उसको द्वीपीय महाद्वीप, और मकर रेखा यहां से गुजरती है। और भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत सारा फैक्ट है जिसको मुझे बताना था, लेकिन वो एनसीईआरटी में प्रॉपर नहीं दिया है। जब हम ओल्ड एनसीईआरटी का ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे तरीका से मतलब बहुत डिटेल में बताया है। जहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया में आएगा तो पूछता है गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी का मरुस्थल, ग्रेट सैंडी का मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, आपको कालगुरली, कुलगाडी, ये आपको ये दो सोना के लिए प्रसिद्ध है। कालगोडी और कुलगाडी ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब बताना है, लेकिन एनसीईआरटी में जितना दिया है मैं उतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर हम एक प्रॉपर सेशन लेंगे जहां डिटेल से बात करेंगे। अब देखिए आपको अंटार्कटिका जो है, तो साउथ पोल जो है इसी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अब भारत के दो शोध केंद्र मैत्री और गंगोत्री भारती, तीन शोध केंद्र, ये कहां स्थित है? आपको अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है। अब देखिए महासागर की हम बात कर रहे हैं, तो विश्व में टोटल कितने महासागर है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रशांत महासागर कौन है, तो ये सबसे बड़ा महासागर है, ये वृत्ताकार है और पूरे पृथ्वी का 1/3 भाग को कवर करता है सिर्फ प्रशांत महासागर। इसका सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना गर्त है। तो आपको एक और ध्यान रखिए कि प्रशांत महासागर जो है ये तेथिस सागर का, जो तेथिस सागर था ना, तो उसी का अवशेष है। किसका? तेथिस सागर का कौन है? अवशेष है। कौन? प्रशांत महासागर। अब कहा जा रहा है कि समय के साथ प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल जो है कम हो रहा है और अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, यानी अटलांटिक महासागर एक्सपेंड कर रहा है जबकि प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये एस आकार में आप देखिएगा तो ये ऐसे है महासागर, ऐसे इस टाइप के महासागर है। क्लियर। तो इस आकार में कौन सा है? और ये दंतुरी तट वाला है। आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्वे का तट है वो ऐसे है, दंतुरी। कारण है कि यहाँ पर ना मतलब प्राकृतिक टाइप का भी है और ये बहुत सारा जो होता है फ्योर्ड तट, नॉर्वे के तट को फ्योर्ड तट बोला जाता है। कौन सा तट? फ्योर्ड तट। फ्योर्ड मतलब होता है कि मतलब कि एक हिम का जो कण होता है ना, आ करके इसको बहुत ज्यादा दंतुरित, यानी जैसे हंसुआ आप देखे होंगे, हंसिया जिसको बोला जाता है, उसके दांत के आकार का, इस सबको क्या करता है? इसको अंदर धंस जाता है। आज जब पिघलता है तो ये दंतुरित आकार का बन जाता है। तो दंतुरित तट वाला महासागर पूछेगा तो अटलांटिक महासागर। और सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, क्योंकि इधर अमेरिका हो गया, उधर यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ये सबसे मतलब पूरा प्रॉपर व्यापार होता है। क्लियर। अब आता है हिंद महासागर। तो एक कैसे कौन सा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पे पड़ा हुआ है? तो हिंद महासागर, और ये महासागर त्रिभुज के आकृति का है। ठीक है। दक्षिणी महासागर तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है चारों ओर से आपको एक पानी से घिरा, उसी को क्या बोलते हैं? दक्षिणी महासागर। आर्कटिक महासागर तो पता है, तो उत्तर ध्रुव वृत्त में जो स्थित महासागर है उसको आर्कटिक महासागर, वही बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से आर्कटिक महासागर जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर एक आता है वायुमंडल। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो वायुमंडल है ये 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और ये 5 परतों से मिलकर बना हुआ है। आपको क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है और बहिर्मंडल। यानी कि ये अगर मान लीजिए कि ये हमारा हो गया 0 डिग्री, तब यहां से ना हम जैसे जाएंगे तो ये आपको प्रॉपर 0 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए कि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल का जो है, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल का जो है ऊंचाई 13 किलोमीटर है। सॉरी मतलब कि 18 किलोमीटर। ठीक है।
और ध्रुव पर, ये विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं, विषुवत रेखा, और ध्रुव पर क्षोमंडल की ऊंचाई जो होती है 8 किलोमीटर होती है, 8 किलोमीटर होती है। लेकिन जब एवरेज पूछेगा कि विषुवत रेखा क्षोमंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तब 13 किलोमीटर। अब विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर और ध्रुव पे 8 किलोमीटर क्यों होता है? क्योंकि जो ध्रुव होता है, ध्रुव, तो वहां पर क्या होती है ना कि ये मान लीजिए कि ये आपको, मान लीजिए कि इधर हो गया ये हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री बढ़ रहे हैं, तो ये ऐसे जाता है, ये ऐसे। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के पास संवहनीय हवाएं चलती है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में, और यहाँ पे हवाएं ऊर्ध्वाधर चलती है, न कि हॉरिजेंटल। और ऊर्ध्वाधर जब चलते हैं ना, तो ये क्षेत्र शांत होता है, यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो संवहनीय हवाओं के कारण क्या होता है कि विषुवत रेखा पर क्षोमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है? 18 किलोमीटर। जबकि विषुवत रेखा पर, जबकि ध्रुव पर कितनी किलोमीटर होती है? 8 किलोमीटर। तो एवरेज क्या पता चल गया आपको? 13 किलोमीटर। अब इस क्षोमंडल में ही जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, आपको बादल छाएगा, वर्षा मिलेगा, ये सब आपको क्षोमंडल यानी कि वर्षा से संबंधित जितनी घटनाएं होती है क्षोमंडल में होती है। और क्षोमंडल में ही जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है क्षोमंडल में। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। क्लियर? उसके बाद आता है समताप मंडल। तो समताप मंडल में ना तापमान सेम रहता है, यानी वहां पर वायुमंडलीय संबंधी जो घटनाएं होती है नहीं होती है। आई बात समझ में? इसीलिए जो जहाज होता है वो समताप मंडल में चलता है। क्लियर? उसके बाद आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल समताप मंडल के ऊपर, यानी कि आपको 13 किलोमीटर तक क्षोमंडल हो गया, यानी 18, और 18 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल। मध्यमंडल क्या आता है? आपको लगभग 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल मिलेगा। और उसके बाद आता है आपको आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल। आयन मंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आयंस मिलते हैं, यानी कि आपको आयंस मतलब चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए रेडियो संबंधी जो भी घटनाएं होती है, जो सैटेलाइट होती है, उसको कहां पे? आयन मंडल में ही सेट किया जाता है। तो कभी पूछेगा कि रेडियो संबंधित सैटेलाइट वगैरह होता है किस मंडल में डाला जाता है, तो होता है आयन मंडल। तो वो लगभग आपको क्या बोलते हैं, 80 से 400 किलोमीटर चला जाता है। और उसके बाद आता है बहिर्मंडल, यानी कि सबसे आउटर स्पेस, आउटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल होता है। ठीक, और वहां पर मतलब उसके बाद फिर अंतरिक्ष 1600 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है, यानी कि 400 से लगभग 1600 तक बहिर्मंडल होता है। और उसी में आपको क्या होता है? हीलियम मिलेगा, आपको हाइड्रोजन गैस वगैरह मिलेगा। तो ये सब आपको उसके ऊपर चलता है। तो आज हमने प्रॉपर आपको देख लिया ये क्या बोलते हैं, ये परिमंडल पृथ्वी के, जिसमें आपको 7 महाद्वीप और यानी 8वां महाद्वीप जिलेंडिया के बारे में भी हमने चर्चा किया। आपको एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, प्लस की हमने नील नदी के बारे में पूरा डिटेल्स में बात किया। तो इन सब चीजों को आप बहुत अच्छे से देखिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक आपसे गुजारिश है कि इस लेक्चर को आप देखिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।